स्टूडेंट, आज हम लोग गद्यांश की ओर पाठ 2 जिसका शीर्षक है लहासा की ओर और लेखक है राहुल सांकृत्यायन। आज जिस कहानी को हम आपको बताने जा रहे हैं या जिस कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं यह उस समय की कहानी है, यानी 1929 और 30, 1929 to 30, जब स्वयं लेखक यानी राहुल सांकृत्यायन तिब्बत की राजधानी लहासा जाना चाहते हैं। उस समय किसी भारतीय को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, आज्ञा नहीं थी। इसलिए इन्होंने नेपाल के रास्ते एक भिक्षुक के रूप में, एक भिखारी के रूप में अपना वेश बदलकर लहासा पहुंचे। जिस स्थान की बातचीत हम कर रहे हैं लहासा, वहां जाना अत्यंत ही कठिन दुर्गम, आसानी से जाया नहीं जा सकता था। लेकिन लेखक उन कठिनाइयों को दूर करते हुए, उन कठिनाइयों से जूझते हुए लहासा पहुंचते हैं। उस क्रम में उन्हें क्या क्या अनुभव हुआ, इन सारी चीजों को इस कहानी के माध्यम से हम और आप जानने का प्रयास करेंगे। आइए, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। किस होकर के? तो नेपाल से फरी कलिम्पोंग, एक फरी कलिम्पोंग ये एक जगह है। यह रास्ता अभी तक नहीं खुला हुआ था। पहले ही हम आपको बताए हैं कि भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी। यह रास्ता बिल्कुल बंद था। तो नेपाल के लोग और भारतीय लोग नेपाल के रास्ते से ही कोई भी चीज वहां तक भेजते थे। यह जगह का नाम जो हमने बताया है, इससे व्यापारिक कार्य जो है, उस कार्यों को संपादित करने के लिए इसे आप प्रमुख स्थल के रूप में भी जान सकते हैं। यहां पर रास्ता चूंकि बंद था, इसलिए फौजी सेनाएं भी थी और यहां पर कभी, यानी लेखक की यात्रा से पूर्व इस पर अधिकार चीन का था, इसलिए चीनी सेना यहां रहा करती थी। आजकल बहुत सी फौजी मकान अब आपको नहीं होगा, लेकिन किले के रूप में, दुर्ग के रूप में उसका अवशेष आज भी हम आपको देखने को मिल सकता है। वहां अगल बगल में कुछ घर हैं जहां लोग रहते हैं। ऐसे ही परित्यक्त चीनी किला था, वहां ये चाय पीने के लिए रुके। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ भी है, बहुत सी आराम भी है, दोनों चीज। यदि आप सुविधा देखते हैं, वहां सुविधा भी है, सुविधा के साथ असुविधा भी है। क्या सुविधा है, क्या असुविधा है, तो इसके बारे में भी हम लोग जाने। सुविधा क्या है? देखिए, वहां जाति पाति, छुआछूत जो आज हमारे समाज को अपने गिरफ्त में लिया हुआ है, तिब्बत में इस प्रकार का जो अवगुण है वह देखने को नहीं मिलता। क्या क्या?
तो जाति पाति, छुआछूत और औरतों पर जो हमको हमारे यहाँ आपको पर्दा नशी रहना ही है, इस प्रकार का कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित पर्दा प्रथा भी नहीं है। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। यहाँ राम राज्य है। तात्पर्य कहने का मतलब है कि लोग घरों में ताला नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते भाई? ताला कहाँ लगाया जाता है? जहां चोरी होने की आशंका हो। जहां चोरी होने की कोई आशंका ही नहीं हो, वहां ताले क्यों लगाएंगे? तो तिब्बत की एक बहुत बड़ी खासियत जो आपको हमने बताया, 2-3 चीज आप गौर करेंगे। पहली खासियत क्या है कि जाति पाति जैसा दकियानुसी विचार वहां नहीं है। औरतों में आवश्यकता से अधिक पर्दा प्रथा नहीं है। तीसरी बात है, वहां चोरी का भय नहीं है। ये 3 चीज वहां देखने को मिलता है। आप पर उतना ही विश्वास किया जाता है कि आप अपरिचित व्यक्ति हैं, और वहां किसी के घर तक आप चले जाइएगा, आपको कोई रुकावट नहीं होगी, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगा। इससे यह साबित होता है कि वहां के लोग, वहां की शासन व्यवस्था कैसी है। यह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोरी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग में बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, वहां उसको टोटी कहा जाता है, खोटी में आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप हमको बताइए। मैंने आपको पहले ही कह दिया, आप कहीं से कोई सामान खरीद लीजिए और किसी के घर में जाकर कहिए कि आप इसे पका दीजिए, बड़ी ईमानदारी के साथ आपको वह पका कर दे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि कहीं दिया गया मक्खन चुरा ले, चाय में नहीं दे, तो आप वहां पर बैठ करके भी पकवा सकते हैं। इतना मैं समझता हूं कि अन्य भागों में देखने को शायद नहीं मिलता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि एक घर ऐसा था जो परित्यक्त था, किला है वहां पर, जहां पर लेखक चाय पीने के लिए रुकते हैं। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। इसको आप रंगदारी नहीं समझ, राहदारी, रास्ता पर चले हैं उसका टैक्स। हमने वह दोनों चीजें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला देखिए, एक जगह है थोंगला, तिब्बती सीमा का जो है सो क्या है, एक स्थान विशेष। यहाँ भी सुमति के जान पहचान की। ये सुमति कौन है? यह एक बौद्ध भिक्षु है ना। सुमति नाम स्वयं लेखक ने उसे दिया है। यह इनके साथ रहने लगा क्योंकि उसके बहुत सारे वहां मतलब उसके शिष्य थे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र आदमी के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। पहली बार जब ये गए तो भिखमंगे के वेश में गए थे। 5 साल के बाद जब ये लौटे तो पूरी राष्ट्रीय घाट में घोड़े पर चढ़कर, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे। बहुत कुछ लोगों को उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है। आपको परखा जाता है कि आप किस नेचर के, किस स्वभाव के, किस व्यवहार के हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके व्यवहार को देखकर ही आपके साथ सम्मान और अपमान की बात भी की जा रही हो, क्योंकि इस पाठ से यह भी स्पष्ट हो गया कि 5 साल पहले जब एक भिखमंगे के रूप में दिए थे तो उस समय के लोगों ने जो इन्हें सम्मान दिया था, जो अपनापन दिखाया था, वह 5 साल के बाद जब ये लौटे तो घोड़े पर चढ़कर राशि ठाठबाट में, तो वह सम्मान और वह अपनापन दिखाई नहीं दिया। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास में एक कच्चा शराब जो होता है, महुआ वगैरह से बना करके उसको लोग पी करके उस समय में जब पी लेते हैं तो बहुत सारा सुबुद इनको नहीं होता। अब हमें सबसे विकट हारा फोगला पार करना था। हमारे तिब्बत के सबसे खतरे की जगह है, बताइए। या जो बताया है ऊपर लिखा हुआ है ऊंची जमीन, एक टीला जैसा होता है, इसको पार करना बहुत कठिन काम था। इसकी ऊंचाई पर गौर करेंगे
16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ नीलों तक कोई गांव नहीं। अब बताइए, प्रतिदिन अगर आना जाना हो तो क्या इतनी ऊंचाइयों को हम पार करके आ जा सकते हैं? शायद संभव नहीं। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा भी नहीं जा सकता। और ऐसा जगह जहां प्रतिदिन लोगों का आवागमन नहीं हो, सुनसान हो, ऐसे जगह पर डाकुओं का, गलत काम करने वालों का जमावड़ा रहता है। अब निर्जन स्थान में मरे हुए आदमी को लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर इतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। बताइए, वहां पर ये 3 चीज का अभाव है। कितनी कठिनाई है। अगर आपके साथ कोई राहदानी हो जा सकती है तो आपको गवाह नहीं मिलेगा, कोई खुफिया विभाग नहीं जो आपके पास संरक्षण दे सके। इन सारी कठिनाई, ये सारी कठिनाइयां हैं। डकैत पहले आदमी को मार डालता है, ये सबसे बड़ा सुविधा। उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। उल्टी बात है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जिस आदमी को वह मार डालता है उसके पास कुछ नहीं है, निरर्थक में उसकी जान चली जाती है। इसके बाद देखिए, डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल फुंगला के पास खून हो गया और जब उसके बारे में बताया गया तो शायद उस इलाके के लोग खून वगैरह से बहुत ज्यादा, किसी की हत्या से बहुत ज्यादा दुखी और घबराने वाले नहीं होते, क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहां कहां वैसे सूरत देखते टोपी उतार कर जीभ निकाल कुची कुची ये बोलने लगते। वहां की एक भाषा है, दया करो दया करो। और भीख मांगते, क्योंकि ये तो छद्मवेश में गए थे, लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। बताइए, 16-17 मील, यानी 16-17 मील का मतलब हो गया कि आप लगभग 24-25 किलोमीटर। ये मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से एक लंकोट तक के लिए 2 घोड़े, लंकोट एक जगह है, 2 घोड़े ले लिए, एक स्वयं अपने लिए लेकर और एक सुमति के लिए। उसी पर क्या होगा, बैठ भी जाएंगे और सामान भी रख जाएंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डारे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डारे के ऊपर जा पहुंचे। अब पाताल से, समुद्र से ये कितने ऊंचे पर थे? 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर। हमारी दक्षिण तरफ यानी दक्षिण दिशा, पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों शिखर चले गए थे। भीटे की ओर, भीटा देखिए वहां लिखा हुआ है, भीटे टीले के आकार का एक ऊंचा स्थान। पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहां बर्फ की सफेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डारे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सिंगों आदि रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों सजाया गया था। ये हर जगह देवताओं का क्या मतलब पूजा करने का तरीका अलग है। वहां भी ऊंचे स्थान पर रखा गया था। क्या क्या चीज था तो देख लीजिए। पत्थरों के ढेर, मृत जानवरों के सिंग और रंग बिरंगे कपड़े। अब हमें बराबर ऊंचाई पर चलना था। जितना चढ़े थे उतराई पर, चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। यह प्रकृति का नियम है। चढ़ना कठिन होता है, उतरना उतना कठिन नहीं होता। यही हुआ। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे पास चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकान का नशा हो रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनों बस्तों की तरह, एक उपन्यासकार हुए की तरह, अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे चल रहा है या पीछे, यानी उसकी गति इतनी मंद हो गई थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि वह आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है या एक जगह स्थिर है। इसका कारण बहुत सारा कारण हो सकता है। इतनी ऊंचाई पर चढ़ना फिर उतरना, घोड़ा थक भी गया होगा। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह घना रास्ता बटा हुआ था। अब उस समय यहां इनको बताने वाला भी नहीं था कि किस रास्ते से जाया जाए।
अनजान रास्ते पर ये 1.5 मील तक आगे बढ़ गए। आगे एक घर में पूछने पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर फिर 1.5 मील जो है ना पीछे आए, तब दूसरे रास्ते पर चले। और इधर बेचारा सुमित जो है ना इंतजार कर रहा था। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। ये जो मंगोल ही था, मंगीलो, ये ऐसे ही मंगोल जाति का था। कौन? सुमति। सुमति नाम तो इन्होंने दिया था। वह उसका जो फेस का जो चेहरे की जो बनावट होती है वह प्राय लाल होता है। और अब तो वह पूरे गुस्से में था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी में कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया, मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। नियम यही है कि जब 2 आदमी हो, एक आदमी गुस्सा कर रहा हो तो दूसरे को उसकी बात को केवल चुप होकर के खड़े होकर चुपचाप सुनना चाहिए। यही बात लेखक ने भी कहा। और इसे देखा जाए तो लेखक की भी कोई गलती नहीं थी। जिस घोड़े पर वे सवार थे वही सुस्त था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतना सोडा वाटर की तरह, जितना जल्दी उसमें गुस्सा आता था उतना ही जल्दी वह शांत भी हो जाता था। लंकोर में वो एक अच्छी जगह पर ठहरे। वहां भी उनके अच्छे जजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। सत्तू तो आप जानते ही हैं, किसी भी अनाज को भूनकर जब उसका आटा बनता है तो वह सत्तू होता है। हमारे यहाँ चना और चना का सत्तू, जौ का सत्तू, ये सब का विशेष प्रयोग होता है। रात को गर्मा गर्म थुक्पा जो है सो बनाया गया। देखिए, थुक्पा अपने आप प्रयोग में नहीं आता है। इसमें 3 चीज मिलाया जाता है, मूली, हड्डी और मांस। तीनों को मिलाकर के लई के आकार का बनाया जाता है और वहां के लोग बड़ी चाव से इसको खाते हैं। इसमें 3 चीज का मिश्रण होता है, मूली, हड्डी और मांस का। आप इसको कबाब के रूप में कर सकते हैं। कबाब को पका के खाया जाता है, इसको भी पका खाना, लेकिन वह लई के रूप में होता है। अब हम टिंगरी की विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा हुआ था। और टापू तो जानते हैं, टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान, पहाड़ का छोटा जो पहाड़ी होता है भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिंगरी समाधिगिरी। समाधि तो जानते हैं, समाधि कब होता है? जब कोई आदमी जीवित अपने आप को ये करे। कभी कभी समाज मतलब जला देने के बाद जब उस पर कोई मंदिर या ये बना जाए तो उसको भी समाधि स्थल कहा जाता है। आसपास के गांव में भी सुनीति के कितने ही जजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बच्चों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। गंडा तो जानते हैं आप लोग, जानते होंगे। यहाँ देखिए, धागा या कपड़ा जो अभिमंत्रित हो और उसका प्रयोग हाथ में बांधने के लिए, ये तो जानते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं का सबसे ये जगह है बोध गया, यहाँ से वह ले गया था। और दूसरी बात है कि वहां जब खत्म होने लगा तो वह जो है ना अपने भी बनाना चाहता था। सुमति वह अपने यजमानों के पास जाना चाहता था। मैंने सोचा या तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उससे पहले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। इनको जल्दी पहुंचना कर रहा था। इन्होंने उससे कहा, सुमति से कहा कि भाई जितना तुमको लोगों को देना है, जितना उसका पैसा इनकम होगा हम उतना तुमको दे दे, लहासा की ओर चलो। अब सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भड़िया जानते हैं, भाट धोने वाले को भड़िया कहते हैं, ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा होता। अब है ना, गर्मी का समय था, तेज धूप थी, 10-11 बज गए थे। तिब्बत की धूप बहुत कड़ी होती है। इसके बाद यदि थोड़े से भी मोटे कपड़े को सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। और आप 2 बजे सूरज को मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ उड़ाए। बताइए, एक ही तरह से आगे गर्मी एक पार में होगा और पीछे से लगेगा जैसे बर्फ का ये हो। फिर हमने पीठ पर अपनी चीजें ला दी, डंडा हाथ में लिया
और चल पड़ेगा। कि सुमति के परिचित वहां भी थे, लेकिन वह एक और धनवान से मिलना चाहता था, इसलिए आगे मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। क्योंकि ये बहुत अनुभवी नहीं थे और सुमति कई बार जा चुका था, उसको हर जगह का पता था, इसलिए बहाना बना लिया कि एक आदमी से मिलना है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी किया करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार मतलब बहुत कम पैसा पर आपको बेगार काम करने वाला मिल जाता है। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता, पर इतना मान प्रतिष्ठा और इज्जत होती है। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु, जिसको वहां पर नमसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नमसे। बड़े जेंटलमैन थे, भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उसी वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। जहां एक अच्छा मंदिर था, यहाँ एक क्या था? अच्छा मंदिर भी था, जिसमें कंजूर बुद्धू भना बुद्ध वचन अनुवाद, कुंजूर उसका नाम है, जो बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ होता है उसी का अनुवाद किया गया था। हर दिन लिखित, हाथ से लिखी हुई 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा दिया गया। वहीं बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं थी। बताइए कितनी पोथियां थी? 103। और एक का वजन कितना था? 15 सेर। उस समय सेर की बात थी, आहना सेर यानी। और चूंकि इतनी मोटी क्यों थी, इसका कारण यह था कि वह टाइप नहीं किया गया था, बल्कि हाथ से लिखा गया था। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। नया पुष्पों भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। कहा कि अब इनका ध्यान पुष्पों को पढ़ने की ओर हो गया। इसलिए इन्होंने बड़े आसानी से कह दिया कि तुमको जहां जिससे मिलना है तुम जा सकते हो, और ये किताबों में डूब गए। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। टिंगरी गांव में वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर, आपको बताया नमसे किसको कहा जाता है? जो जागीर का मुखिया होता है, उसे विदा लेकर फिर ये जहां से चले थे वहां की ओर थाना लौटने के लिए चल दिए। इस प्रकार से आपने देखा कि इस कहानी में लहासा की ओर, जो तिब्बत की राजधानी है, उसके जाने में वहाँ के लोग कैसे होते हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, कैसे लोग मतलब ये करते हैं, सुविधा है तो सुविधा भी है, वह पहले किसके अधीन था, वहाँ क्या क्या चीज देखने को मिला, वहाँ के लोग क्या करते हैं, शाम के समय वहाँ का वातावरण कैसा होता है, इन सारी चीजों को हमने देखा। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। Yes, sir. हाँ, हो गया। हाँ, वो देखो धीरज।